Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरा फेवरेट, और आपने भी बहुत डिमांड की थी इस चैप्टर की जब मैं लाइव लेती थी, है ना, माइंड मैप किस चैप्टर का? मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी, है ना, मुगल्स के बारे में हम देखेंगे। 16 टू 17 सेंचुरी तक मुगल्स ने रूल किया था, है ना, मतलब ऑलमोस्ट इनका रूल रहा है, सिर्फ 17 सेंचुरी तक नहीं रूल था इनका, लेकिन कैसे ही इमर्ज हुई, क्या क्या इनका रीजन रहा फिर डिक्लाइन होने का, एंड में वो सब हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही सिर्फ 16 और 17 सेंचुरी में ही रूल करा, उसके अलावा भी था, लेकिन मेन जो एक होता है ना कि एरा जो आता है वो इसी टाइम का था। तो पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर कर देना है, तो ये काम आप कर दीजिए। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स क्या देखेंगे, मुगल्स के मिलिट्री कैंपेन्स को हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुए, मतलब कैसे आया मुगल्स, क्या रहा इनका एंट्री पॉइंट, है ना, क्लियर। The Mughals were descendants of true lineage of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan. From their father's side, they were the successors of Timur. अब ये देखा गया कि जो मुगल्स थे ना, बड़े ही दो खतरनाक और बढ़िया लोगों के वो रहे हैं, डिसेंडेंट रहे, है ना, क्लियर। कौन से अगर बात की जा रही है मदर साइड से, तो मदर साइड से वो किसके डिसेंडेंट थे? चंगेज खान जिसे बोला जाता है, बड़े ही क्रूअल लीडर थे मंगोल एम्पायर के, जिन्होंने मंगोल एम्पायर का फाउंडेशन जिन्होंने किया था, फाउंडर थे, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इवन सबसे स्टार्टिंग में, अप्रैल के टाइम आपने देखी होगी, जिसमें क्या देखा गया था कि क्या करा गया था भाई चंगेज खान को, मतलब ये इतने ज्यादा क्रूअल थे कि जहां जाते थे, अगर किसी एरिया को हरा दिया, ठीक है, हरा के इन्हें सुकून नहीं मिलता था, वहां के जरा सी छोटी से छोटी कुत्ते बिल्ली हर जानवर तक को सफाया कर देते थे कि कुछ नहीं बचना चाहिए, खून खराबा बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा मैसेकर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से क्रूअल्टी ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। फ्रॉम देयर फादर साइड, मुगल्स फादर साइड से किसकी तरफ से? तैमूर की तरफ से थे, यानी मदर के साइड से किसका खून आ रहा है इनमें? चंगेज खान की डायनेस्टी का, और इस तरफ से फादर की तरफ से किसका भाई रगों में खून दौड़ रहा है? तैमूर का। द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, लेकिन जो मुगल्स थे ना, उनको भाई हमें मुगल बोला जाए या मंगोल बोला जाए, इन्हें पसंद नहीं था, है ना, मतलब मुगल्स को मंगोल कहलाना पसंद ही नहीं था, बिकॉज जेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चंगेज खान की जो मेमोरी थी, किस चीज से रिलेटेड, कि भाई ये बहुत खून खराबा करते हैं, बहुत लोगों को मारा है, फेमस इसी नाम से ना, जैसे मैंने बताया कि चंगेज खान क्रूअल लीडर, तो दिमाग में क्या आता है? क्रूअल्टी आती है कि खून खराबा किया है, इतने मासूम लोगों को मारा है, मौत के घाट उतारा है अपनी जो है एम्पायर बनाने के लिए, तो एक आप इमेज बना सकते हो, एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे इमेज इनकी क्रिएट हो गई थी, जो कि मुगल्स को पसंद नहीं आती थी कि इतना खून खराबे वाले से हम एसोसिएट होके नहीं रहना चाहते। जैसे मैं हूं, कोई बोलेगा अच्छा तो तुम उनके भांजे हो, उनके भतीजे हो, उनके फैमिली से हो, है ना, या तुम्हारे पूर्वज वो रहे, अरे वो लोग तो बड़े ही क्रूअल थे, वो लोग ऐसे थे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो इसीलिए इनको भी अच्छा नहीं लगता था। ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिद एंसेस्ट्री, ऑल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते थे, मुगल्स जो थे तिमुरिड एंसेस्ट्री पर प्राउड फील करते थे कि हाँ, हमें बहुत खुशी है कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज रहे तिमुर, है ना, उनका कुछ हम पर, उनके रगों का खून हम पे दौड़ रहा है, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, सॉरी, तो उससे वो सेटिस्फाई रहते थे, उससे खुश रहते थे। क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। क्यों? क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स रहे, पूर्वज रहे हैं, उन्होंने 1398 पे दिल्ली को कैप्चर करा था। तो क्या कहा जाता है कि जो हमारे मुगल्स थे, उनमें दो बड़े ही पावरफुल और बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है रूलर्स का खून दौड़ता है उनकी नसों में, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो मदर साइड से हमने देखा, फादर साइड से देखा, लेकिन ये किसको पसंद करते थे? तिमुरिद एंसेस्ट्री को ज्यादा पसंद करते थे, प्रेफर करते थे। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। हु वर द मुगल्स, लेकिन मुगल्स थे कौन,
है ना। इनका मिलिट्री कैंपेन तो हमने देखा, लेकिन मुगल्स थे कौन, कैसे इनकी एंट्री हुई, कैसे आए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, है ना। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं मुगल एम्परर कौन थे, जिनका नाम क्या था, बाबर था। तो सबसे पहले मुगल एम्परर कौन थे, बाबर थे, है ना। कब से कब तक, 1526 to 1530। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरगाना इन 1494, इन्होंने सक्सीड करा था, फेरगाना की गद्दी पे इन्हें बिठाया गया, है ना, वहां का राजा इन्हें बनाया गया 1494 पे। जब ये कितने साल के थे, महज 12 साल के बच्चे थे। बच्चे ये 12 साल तो क्या उम्र होती है ना, छोटे ही थे। तो अब क्या होता है, जैसे डेथ, राजा की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा कितना ही बड़ा हो तो उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई और संभालता है, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, अदर ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन गद्दी पे तो एक बिठाना पड़ता है ना ऑफिशियल तौर पे। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. अब क्या हुआ, छोटे ही थे, ज्यादा बड़े ऐसे थे भी नहीं। अब किसका इन्वेजन हो गया, एक अदर मंगोल ग्रुप था जिनका नाम था उज़्बेक्स, है ना। तो उन मंगोल ग्रुप को के आने से इनको क्या करना पड़ा, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। क्लियर। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडिंग ही सीज्ड कबूल इन 1504। इतने साल जो है भटकने के बाद फाइनली इन्हें कबूल को क्या कर लिया, सीज कर लिया, इसको जीत लिया 1504 में। In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. अगर आपको याद हो, जो इससे पहले का चैप्टर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, उसमें हमने क्या देखा था कि तुगलक्स के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, सैयद, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई थी। तो सबसे एंडिंग डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी सबसे एंडिंग वाली, सबसे एंडिंग की कौन सी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद इनको हरा के, इब्राहिम लोधी को हम बोल रहे हैं, हरा के कौन बैठा गद्दी में, मुगल्स। कौन आ गए, मुगल्स आ गए। लोधी डायनेस्टी में कौन थे, इब्राहिम लोधी, है ना। मुगल्स में किसने हराया था, बाबर ने। बाबर, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर ने इनको हराया, ठीक है। अब जब इनको हरा दिए तो किसे कैप्चर कर लिया, दिल्ली और आगरा। बैटल कौन सा हुआ था, कहां पे हुआ था, पानीपत में हुआ था। हरा के इन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। तो क्लियर हुआ मुगल्स की एंट्री कैसे हुई। सबसे पहले हमारे मुगल कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे मुगल एम्परर थे बाबर, जिनने फाउंडेशन, नींव रखी थी मुगल एम्पायर की, ठीक है। फेरगाना की गद्दी में इन्हें बिठाया गया था 1494 में। बहुत ही छोटे थे, 12 साल के, लेकिन उन्हें वो गद्दी भी छोड़नी पड़ी क्योंकि उज़्बेक्स आ गए थे। फिर इतने साल भटकने के बाद, कोशिश वगैरह करने के बाद उन्होंने कबूल को जीता 1504 में। फिर 1526 में अब धीरे धीरे पावर बढ़ा रहे थे, उन्होंने किसको हरा दिया, दिल्ली के सुल्तान जो थे इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से शुरुआत किसकी हुई, मुगल एम्पायर की। क्लियर हो गया, आया समझ में। चलो, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन का मुगल्स का ट्रेडिशन कैसा था। सक्सेशन यानी गद्दी पे जो लोग बिठाते थे ना, कि गद्दी पे बिठाना है, मतलब कैसे जो है प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है, एम्पायर का डिवीजन करना है, तो क्या तरीका इनका रहता था। तो देखो, दो तरीके इस चैप्टर में बताए गए हैं। दो तरीकों के नाम है, एक प्राइमोजिनेचर, एक तरीका क्या है, प्राइमोजिनेचर। दूसरा तरीका क्या है, कोपार्सिनरी। एक क्या तरीका है, प्राइमोजिनेचर, सेकंड तरीका है कोपार्सनरी। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजिनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। जो मुगल्स थे वो किस चीज में बिलीव नहीं करते थे, प्राइमोजिनेचर। प्राइमोजिनेचर में क्या होता है, जब बड़े बेटे को ही प्रॉपर्टी दे दी जाती है, मतलब फादर का जो राज्य पार्ट है किसके पास जाता है, सिर्फ बड़े बेटे के पास। तो इस चीज को मुगल्स पसंद नहीं करते थे, है ना। उनका ये मानना था कि सारे बेटों में, जितने बेटे, बराबर बराबर प्रॉपर्टी या हिस्सा होना चाहिए, है ना। तो जो जिसमें डिवाइड नहीं किया जाता, बड़े बेटे को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोजिनेचर, ठीक है। इसको अलग कलर से हाईलाइट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पे बड़ा बेटा प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, मतलब स्टेट इसको मिल जाता है, ये है प्राइमोजिनेचर। सेकंड किसकी बात की जा रही, कोपार्सनरी। कोपार्सनरी यहां पे क्या है कि बराबर बांटा जा रहा है, कोपार्सनरी। क्लियर।
तो ये है हमारे मुगल्स का ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या था, यानी मुगल्स ने कौन सा तरीका अपनाया था। मुगल्स का जो तरीका था वो था कोपार्सनरी। ठीक है। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, अब मुगल्स के अदर रूलर्स से कैसे रिलेशन थे, है ना। चलो आप राजबाट कर रहे हो, अपना साम्राज्य संभाल रहे हो, आप रूल कर रहे हो, लेकिन बाकी रूलर्स से कैसा है, क्या वो बहुत दुश्मन मान रहे हैं, या इंटरेक्शन अच्छा होता था, या वो लोग आते थे इनके अंडर थे, है ना, अधीन थे, या बिल्कुल बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, कैसा क्या था वो हमें बताना है। The Mughals became powerful. Many other rulers also joined them voluntarily. अब क्या हुआ, मुगल्स ऐसे थे कि कंटिन्यूसली कैंपेन में लगे रहते थे, मतलब कंटिन्यूसली उनका जो कॉन्क्वेस्ट चलता रहता था कि हमें जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपनी एक्सपांड करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीतना है, अपने अंडर लेना है, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को। तो कंटिन्यूसली इस चीज में वो लोग लगे रहते थे। जैसे जैसे पावरफुल होते गए, सर उठाते गए मुगल पावर, तो उसके कारण बाकी रूलर्स भी उन्हें खुद से ज्वाइन करने लगे। जैसे होता है ना कि लगता है कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये तो कौन है, इनके अंडर हम क्यों माने, इनके सामने क्यों हार माने, लेकिन जब पता चल रहा है कि अरे तो इतने पावरफुल बन गए, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इनके अंडर हम रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और हमारी भी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो बाकी जो रूलर्स थे धीरे धीरे खुद से वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इनको ज्वाइन करने लग गए थे। ठीक है, द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है, राजपूत, है ना। राजपूत और मुगल्स का बहुत अच्छा कनेक्शन है, अपनी बेटियों वगैरह की शादी यहाँ करा देते थे, ताकि क्या हो, एक मतलब वो रिश्ता क्रिएट हो जाए, रिलेशन क्रिएट हो जाए, बॉन्ड अच्छा हो, है ना, इनका भी रुतबा बढ़े, साथ में इन लोगों को भी अच्छी अच्छी पोस्ट मिले, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया था कि भाई देखो हम तो इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर पाएंगे, हमें इनके अधीन जाना ही पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि यार इनके अधीन जाना ही है, और ये लोग अच्छे हैं, ज्यादा मतलब ऐसे टॉर्चर नहीं करते, हमारी चीजें छीनते नहीं है, बस ये है कि इनके अंडर हम चले जाएं, बाकी हम जैसा चाहे रूल कर सकते हैं, है ना, बट ये कि अल्टीमेट पावर इनके पास रहेगी, तो ठीक है, ये लोग मानने लगे थे कि चलेगा, है ना। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी मैरिड, बाकियों बहुत से लोगों ने क्या करा, बहुत से राजपूत ने क्या करा था, अपनी बेटियों की शादी इनके परिवारों में करा दी थी। ठीक है, मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल्स फैमिलीज एंड रिसीव हाई पोजीशंस, और इसके बदले इन्हें क्या मिलती थी, अच्छी अच्छी पोजीशंस मिल जाती थी। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई इनके अधीन आ जाता होगा, हर कोई डर जाता होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो निडर होता है, जो नहीं मानता कि नहीं मिलना हमें तुमसे तो नहीं मिलना, है ना, मतलब तुम्हारे अधीन नहीं आना तो नहीं आना। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगल्स की अथॉरिटी को मना करा कि नहीं आना, नहीं आना भाई, तुम्हारे अंडर नहीं आना। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, है ना। एक बार हार गए, अब हरा ही दिया, पहले तो मना कर रहे थे नहीं नहीं नहीं, पर जैसे जैसे बैटल हुआ होगा मुगल्स ने हरा दिया। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अत्याचार करा कि भैया देखो तुम तो मान नहीं रहे थे, अब तो तुम्हें हरा दिया, अब देखो हम तुम्हें कितना परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बहुत इज्जत से इनके साथ पेश आया। तो यही तरीका था मुगल्स का अपने रिलेशंस बढ़ाने का। वो क्या करते थे, ऐसे अत्याचार नहीं करते थे, जैसे हमने देखा ना चंगेज खान क्या करते थे, भाई किसी टेरिटरी को हराया तो वहां पे सबको मार दिया, काट दिया, खून खराबा हो गया, जो है जेल में डाल दिए, सजा वजा दे दी, टॉर्चर कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते थे, हरा देते थे। इनका ये था कि भाई आप रूल करो। देखो अगर आप सोचो कि कोई आपको पता चल रहा है आपका एरिया हथियाने आ रहा है और आपको पता है मैम जीत भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ना कि बेटर है हम उसके अधीन ही चले जाए, कम से कम वो पावरफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, वो टॉर्चर करेगा नहीं, हम अपने हिसाब से अपना काम शांति से कर सकते हैं। हाँ बस ये कि हमें जवाबदेही उसके लिए रखनी पड़ेगी क्योंकि वो हेड रहेगा, बट ठीक है कम से कम हम टॉर्चर तो नहीं होंगे, हमें परेशान तो नहीं किया जा रहा। तो ऐसे ही करते करते काफी राजा लोग इनसे खुद से जुड़ रहे थे, क्योंकि इनका तरीका ये था कि इसे परेशान नहीं करना है, हमें टॉर्चर नहीं करना है। क्लियर हुआ, इज्जत से सबके साथ पेश आना है। तो मुगल्स के कैसे रिलेशन थे आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्पेशली अकबर तो इन चीजों के लिए ज्यादा ही फेमस थे। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? कब पावरफुल बने थे, मतलब वो धीरे धीरे पावरफुल बन रहे थे, वो लोग क्या होता जा रहा था, कॉन्क्वेस्ट पे कंटिन्यूसली लगे हुए थे। जैसे ये पावरफुल बने लोगों ने इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, स्पेशली राजपूत्स का तो इनसे रिलेशन ये देखने को मिलता है कि उन्होंने शादी वादी भी की इनके घरों में अपनी बेटियों की। क्या रीजन था उसके पीछे कि भाई अच्छी खासी पोजीशंस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने इनके अगेंस्ट नहीं गया, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, करा किसने किया? सिसोदिया राजपूत ने। एक बार हार गए लेकिन तो फिर भी इनको बिल्कुल ऑनरेबली इज्जत के साथ इनके साथ व्यवहार किया गया, इनको ट्रीट किया गया। क्लियर हो गया, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? तो ये समझ में आ गया कि मुगल्स का सक्सेशन का क्या ट्रेडिशन था और कैसे इनके अदर रूलर्स के साथ रिलेशंस थे। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े, चलो।
मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अब किन के बारे में देखेंगे? मनसबदार्स और जागीरदार्स। भाई ये क्या है, ये कौन है? From a small nucleus of Turkish nobles, Turanis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्रशासन कैसे संभाल रहे हैं? भाई अब आप इतनी बड़ी टेरिटरी बना रहे हो तो आपको चीजें मेंटेन भी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर्ली संभालना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, किनको इंक्लूड करा? जो टर्किश नोबल्स थे, जिनको क्या बोला जाता था? जिनको तुरानीज बोला जाता था। दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स। मतलब किन किन को इन्होंने अपने साथ मिलाया? कौन कौन थे? देखो, टर्किश नोबल्स, जिनको क्या बोला जाता है? तुरानीज, ठीक है, तुरानीज बोला जाता है इनको। और एक्सपांड करा, किसको इंक्लूड करा? इरानियंस को इंक्लूड करा, इंडियन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करा, अफगान्स को भी इंक्लूड करा, राजपूत्स को भी इंक्लूड करा, मराठास भी थे और अदर ग्रुप्स भी इनके टीम में इंक्लूडेड थे, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड था, हम कह सकते हैं। Those who joined मुगल सर्विस were enrolled as मनसबदार्स, है ना। जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन करा उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था मनसबदार्स। ये क्या कहलाते थे? मनसबदार्स, ठीक है। मतलब अगर मैं मुगल आर्मी में शामिल हूँ, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हूँ तो मुझे मनसबदार बोला जाएगा। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मनसबदार किसे कहा जाता था? उस पर्सन को जो क्या होल्ड करता था? मनसब, है ना। मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग मनसब का मीनिंग क्या होता है? अ पोजिशन और रैंक। ये क्या है? एक तरीके की पोजिशन है या रैंक इसे कहा जाता है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल्स। ये एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था, जैसे हम बोलते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरीके से। तो ऐसे इनका भी ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स यूज करते थे रैंक को फिक्स करने के लिए, सैलरी को फिक्स करने के लिए, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, कि कितनी क्या रैंक रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां दी जाएगी। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, है ना। रैंक और सैलरी को किस न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता था? वैल्यू किया जाता था जात से। किससे किया जाता था? जात से किया जाता था। ये आया समझ में? दोबारा से समझा देते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो क्या बोला जा रहा है कि किन किन को ये अपनी सेना में रखते थे, अपनी टीम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रखते थे। तो इतने सारे ग्रुप्स को रखा है उन्होंने, ठीक है। जो लोग मुगल्स के अंडर सर्विस करते थे उनको क्या बोला जाता था? मनसबदार्स कहा जाता था। मनसबदार रिफर्स का मतलब होता है वो इंडिविजुअल हु होल्ड्स, है ना, एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। वो इंडिविजुअल जो क्या होल्ड करता है? मनसब रखता है, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, जिसका मतलब क्या होता है? पोजीशन हो गया या रैंक हो गया, है ना। ये एक तरीके का क्या था? ग्रेडिंग सिस्टम था। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो कौन यूज करते थे? मुगल्स यूज करते थे, टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। क्या बताया जा रहा है हमें कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम चल रहा है इनका, मनसबदार्स और जागीर्स का, ठीक है। कि रैंक हो गई या सैलरी की बात करें या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें, ठीक है। ये क्या है? जो टर्म मनसबदार है किसको लिए कहा जा रहा है? जो क्या होल्ड करते हैं? मनसब होल्ड करते हैं, जिसका मतलब होता है पोजीशन और रैंक। ये एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम है जो किस लिए काम आता है? रैंक, सैलरी और इनको फिक्स करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिलिट्री। रैंक और सैलरीज किससे डिटरमाइन किया जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है, जिसे जत बोलते हैं। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसबदार की मिलिट्री होती है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करती है? रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, है ना। उन्हें क्या कहा जाता है कि वो किस चीज को मेंटेन करती है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। मतलब आपको जो घुड़सवार होते हैं ना, जो घोड़ा चलाते हैं, जो कैवलरी मैन होते हैं, है ना, उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी रहती है। दे ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर horses branded and then receive salaries as revenue assignments. मनसबदार received their salaries as revenue assignments called जागीर्स which were somewhat like इक्तास। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये क्या लेकर आते हैं? कैवलरी मैन लेकर आते हैं इन चीजों को, अपने घोड़ों को रिव्यू कराने के लिए, ठीक है। रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। अब क्या रहता है? इनको रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पे लाते हैं और इसके थ्रू उन्हें क्या मिलती है? मतलब इसके अकॉर्डिंग फिर उनकी पेमेंट होती है, सैलरी होती है, ठीक है। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स। मनसबदार की जो सैलरी होती है वो एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स होती है, जिसको क्या बोला जाता है? जागीर्स कहा जाता है। Which were somewhat called इक्तास, जिन्हें क्या बोला जाता है? somewhat like इक्तास। इक्तास जैसे ही होते हैं। क्लियर हुआ? आपने ऑलरेडी जो है दिल्ली सल्तनत में पढ़ा ना, इक्ता, मुक्ति, इक्तदार एंड ऑल। चलो, जब्त एंड जमींदार्स। अब किसके बारे में देखेंगे? जब्त और जमींदार्स के बारे में देखते हैं।
द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। अगर हम देखें जो मेन स्रोत था इनकम का, सोर्स था इनकम का, है ना, अवेलेबल टू मुगल रूलर्स, जो मुगल रूलर को अवेलेबल था, वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, है ना। वो क्या होता था, जो टैक्स पीजेंट्री से प्रोड्यूस होता था, मतलब जो भी खेती बाड़ी वो करते थे उससे जो भी प्रोड्यूस होता था उसी पर टैक्स लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ चावल की या गेहूं की, जिसकी भी खेती कर रही हूँ, तो उस पर टैक्स लग रहा है। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टन। बहुत सी जगहों पे, बहुत सी प्लेसेस पे पीजेंट्स क्या करते, टैक्स पे करते, किसके थ्रू, रूरल एलिट्स के थ्रू, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टन। मतलब अगर पेमेंट हो रही है तो जो विलेज के सरदार रहेंगे, है ना, या जो हेडमैन रहेंगे, उनके थ्रू पे किया जाएगा। द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज लाइक लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टन्स। मुगल्स क्या यूज करते हैं, एक ही टर्म यूज करते हैं, कौन सा, जमींदार, डिस्क्राइब करने के लिए सारे इंटरमीडिएरीज लाइक लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस, जो विलेजेस के लोकल हेडमैन रहेंगे, है ना, और पावरफुल चीफ्टन्स, जो बड़े ही पावरफुल कौन रहेंगे, सरदार रहेंगे, चीफ रहेंगे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौन थे, तोडरमल थे। वो क्या करते थे, कैरी करते थे केयरफुल सर्वे, है ना, क्रॉप यील्ड्स के केयरफुल सर्वे चलाते थे। प्राइसेस, मतलब उन्होंने देखा कि भाई हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, अगर खेतों फसलों में टैक्स लगाना है तो पहले क्या करें, देखे तो सही कि कैसे कैसी मतलब किस तरीके से हो रही खेती बाड़ी, ये सारी चीजें वो देखेंगे। एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10-year पीरियड, मतलब 10 साल के पीरियड का पूरा उन्होंने जो है सर्वे करा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब सर्वे करा तो ये देखा गया कि किस किस क्रॉप में, जैसे चावल की, बार्ली की, वीट की, कैसा क्या टैक्स लगेगा उस सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वो डिसाइड किया गया। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। हर प्रोविंस किस में डिवाइडेड थी, रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइडेड थी, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, है ना। हर जो सिस्टम था, हर जगह थी, उनका अपना जो है रेवेन्यू सर्कल था, रेवेन्यू डिसाइडेड था, रेट्स डिसाइड करके रखे थे इंडिविजुअल क्रॉप्स के, जैसे हार्ट मैंने बताया ना, गेहूं की अलग, चावल की अलग, बार्ले, वीट एंड ऑल, इन सब की, तो उनके इंडिविजुअल क्रॉप्स के कैसा क्या सर्वे होकर कैसा क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर रेट लगाया गया था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोला जाता था, जब्त कहा जाता था। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। और ये किन एरियाज में प्रचलित था, उन एरिया में सही था, मतलब प्रचलित था कौन से एरिया में, वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, जहां पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे कर सकते तो वहीं पर ये प्रचलित था। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज द ग्रेट डील ऑफ पावर, है ना, ताकि इनकी पूरी जो डिटेल वाइज जानकारी इनके पास हो सके। कुछ कुछ एरियाज में जो जमींदार क्या करते थे, जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, जमींदार के पास खूब सारी पावर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मतलब जमींदार भी बड़े पावरफुल हुआ करते थे। तो बेसिकली जब्त और जमींदार के बारे में बताया जा रहा है। जब्त सिस्टम एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमें वो बोला जा रहा है कि मुगल्स के टाइम पे अगर उनका इनकम का मेन सोर्स है तो वो मेन सोर्स क्या था, जो भी पीजेंट्री से प्रोड्यूस होता था, जो भी खेती बाड़ी से फाइनल जो प्रोड्यूस होता था हार्वेस्ट, उस पर टैक्स लगता था। बहुत से केसेस में जो पीजेंट है किसके थ्रू पे करते थे, किसके थ्रू, रूरल एलिट्स। एलिट्स किनको बोलते हैं, एलिट्स वो होते हैं जो अच्छे हेडमैन, टॉप लेयर के होते हैं सोसाइटी के, अच्छे मतलब सरदार वगैरह, हेड हो गए। The Mughals use one term जमींदार to describe all intermediaries। मुगल्स क्या करते थे, वन टर्म यूज करते थे, कौन सा, जमींदार, डिस्क्राइब करने के लिए ऑल इंटरमीडिएरीज लाइक लोकल हेडमैन, है ना, लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टन्स। क्लियर हुआ, आया समझ में। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, वो क्या, उन्होंने क्या करा, 10 साल का ऑलमोस्ट क्रॉप यील्डिंग का उन्होंने सर्वे करा, है ना, प्राइसेस, एरिया कल्टिवेटेड, पूरी हर चीजों का उन्होंने सर्वे करा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, और इस डेटा की बेसिस पे, है ना, जो हर क्रॉप में कितना कैसा क्या लग रहा है उसको फिक्स किया गया, मतलब डिसाइड किया गया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल। हर प्रोविंस किस में डिवाइडेड थी, रेवेन्यू सर्कल में डिवाइडेड थी, और उनके अपने हर क्रॉप के अपने इंडिविजुअल रेट्स भी डिसाइडेड थे। और इसी रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोला जाता था, जब्त सिस्टम। और ये कहाँ प्रचलित था, कहाँ प्रिविलेंट था, इन दोज एरियाज, उन जगहों पे जहां पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वे कर पाते थे, तो वहां पे फेमस था। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और उसका बहुत ही ध्यान से, मतलब पूरी जानकारी ये लोग रखते थे, अकाउंट्स रखते थे। इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ कुछ जगह जमींदार के पास अच्छी खासी पावर हमें देखने को मिलती है, अच्छे पावरफुल लोग थे। क्लियर,
कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बेसिकली मनसबदार क्या होता है, मनसब क्या होते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जब्त क्या है, जमींदार क्या है, तो समझ में आ गया आपको। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, ये अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है देख लेते हैं। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन टाइटल अकबरनामा। अबुल फजल जो अकबर के कोर्ट में भी बैठते थे और साथ में अकबर के अच्छे दोस्त भी थे, तो अकबर ने उन्हें कहा था भाई कुछ लिखो हमारे बारे में। तो अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम में, यानी 3 पार्ट्स में हम कह सकते हैं, अकबर का जो शासन कैसा क्या चला है पूरा उसके बारे में 3 किताब, 3 वॉल्यूम आई उन्होंने बनाई है, जिसका टाइटल क्या दिया, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स, जो पहला वॉल्यूम किससे डील करता है, अकबर्स के एंसेस्टर्स, मतलब पहले वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में जो भी जैसा रहा है वो इंफॉर्मेशन रहेगी। सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड करेगा इवेंट्स ऑफ अकबर रीन, जो सेकंड वॉल्यूम रहेगा वो किसको रिकॉर्ड करता है, अकबर के शासन के टाइम का वो करेगा। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी, जो थर्ड वॉल्यूम रहेगा वो क्या था, आईने अकबरी था। मतलब इसमें क्या है, अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, अकबर के शासन के बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है जिसका नाम है आईने अकबरी, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रशासन कैसा था, हाउस होल्ड कैसा, आर्मी सिस्टम कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, और एम्पायर की ज्योग्राफी कैसी थी, मतलब क्या भौगोलिक क्षेत्र था, ये सारी डिटेल आईने अकबरी में दी गई है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था 3 पार्ट्स में। क्लियर हुआ, आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट वॉल्यूम किस लिए था, सेकंड वॉल्यूम में क्या था, या थर्ड वॉल्यूम में क्या था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़े। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल एम्पायर में क्या हुआ 17th सेंचुरी और उसके बाद, है ना। देखो चीजें उठती हैं, बढ़ती हैं, अच्छी बात है, लेकिन गिरती भी, एक टॉप लेवल पे पहुंचेगी लेकिन डिक्लाइन भी होने लगती है। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers describe it as the fable land of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. क्या बोला जा रहा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी किसकी, मुगल एम्पायर की, लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। ये देखने को मिला कि जिस तरीके से ये लोग अपना प्रशासन संभाल रहे हैं, है ना, तो आर्थिक स्थिति और अगर कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी हम कहें, जो ट्रेड वगैरह होता था बहुत बढ़िया होता था, यानी काफी अच्छा कमा रहे थे, काफी अच्छी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, है ना। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। अब जो इंटरनेशनल ट्रेवलर आते थे वो ये देखते थे कि भाई यहाँ तो खूब पैसा है, अच्छा मनी जनरेट हो रहा है, बहुत बढ़िया है यहाँ तो। बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the great opulence। अब ये बोला जा रहा है कि जब ये लोग ये देखते थे कि एक तरफ कितना ज्यादा अच्छा अमीर स्टेट है ना, वेल्दी स्टेट है, लेकिन दूसरी ओर इन्होंने ये भी बताया कि गरीबी भी थी, है ना, जो कि बहुत दुखदाई है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा एम्पायर सभी अमीर है या सभी गरीब है, नहीं, को अच्छी जगहों पे मतलब अच्छा ये भी देखने को मिला कि इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा मतलब अर्निंग हो रही है, कमर्शियल जो है ट्रेड वगैरह सारी चीजें हो रही है, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है साथ में। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। जो अच्छा खासा wealth ये लोग resources earn कर रहे थे, है ना, जो अच्छे मुगल्स में जो गवर्नर जनरल्स थे, मतलब जनरल्स थे, गवर्नर थे या नोबल्स थे, लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, है ना, तो ये लोग क्या बन गए थे, कमा के और अच्छी पोजीशन में पावरफुल बन गए थे। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions। अब ऐसे ही होता है ना, मैंने बताया ना, जैसे टीचर है, टीचर क्लास से चली जाती है तो वैसे तो आप लोग बड़े डरे सहमे या मतलब बहुत ज्यादा शांत डिसिप्लिन होके रहते हो, लेकिन जैसे ही टीचर चली जाती तो आप अपने फ्रेंड के पास, कोई अपने फ्रेंड के पास उठ के ऐसे चले जाते हैं, यही होता है। तो ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे मुगल अथॉरिटी क्या हो गई, धीरे धीरे गिरने लगी, डिक्लाइन होने लग गई, तो उनके जो सर्वेंट्स थे, यानी इनके अंडर जो काम करते थे ना, नोबल्स वगैरह, ये लोग धीरे धीरे खुद पावरफुल होने लग गए, है ना, इनकी पावर बढ़ने लग गई। अब सही बात है, वही बात होगी ना कि इंप्लॉइज जो है ढीठ है ना, पैसा है और अच्छी पावर आ गई, लेकिन बॉस है, बॉस सीधा है, या वो इतना ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर पा रहा, उसका कंट्रोल नहीं है। तो जब उसका कंट्रोल ही नहीं तो उसके एम्प्लॉयज तो भाई फिर तो सर उठाएंगे, तो वही यहाँ पे हो रहा था। मतलब जो बाद के मुगल्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। They constituted new dynasties and held the command of provinces like Hyderabad and Awadh। अब इन्होंने क्या करा, नई नई डायनेस्टीज अपनी अपनी मतलब बना ली, है ना, हैदराबाद और अवध में इन्होंने अपना अपना धीरे धीरे टेरिटरी बनाने लग गए। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the province of the empire had consolidated their independent political identities।
मतलब ऐसा हो गया था कि हट गए, मैंने अवध में बना लिया, मैंने हैदराबाद में बना लिया, ऐसे बन रहे थे सब। लेकिन अभी भी ऐसा था कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी, हम हमारे मास्टर कौन है भाई, जो दिल्ली में सुल्तान बैठ मतलब जो हमारे एम्परर है वो है ना, उनकी अथॉरिटी मानते। लेकिन क्या कर दिया था, अपनी अपनी स्टेट बना ली थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई जैसे नेशनल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन सब स्टेट के अपने अपने मिनिस्टर्स हैं, अपने अपने सीएम है, अपनी अपनी टेरिटरी ये कह सकते हैं बेसिकली, है ना। तो वो तो फिर भी डेमोक्रेसी तो तब थी नहीं, अभी तो डेमोक्रेसी तो वो बात हटी जाती है। लेकिन समझा रही हूं कि भले ही इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी बनानी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये किसको मानते थे भाई कि हाँ ये दिल्ली में हमारे मास्टर है, मुगल एम्परर। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था, धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेस पावरफुल होते जा रहे थे, डिक्लाइन हो रही थी। अगर आपको याद हो हमारा जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो हुआ था 18th सेंचुरी में, हमने देखा था ना मुगल एम्पायर कितना ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। मतलब अब जो हमारे एम्परर थे वो इतने दमदार थे ही नहीं। लास्ट जो पावरफुल एम्परर हम कह सकते हैं औरंगजेब थे, उनके बाद हमारे मुगल एम्परर थे, लेकिन नाम के ही कह सकते हैं। अब वो दम या वो रुतबा या वो पावर रही नहीं कि उनका डर है कि भाई मुगल्स हैं, नहीं, सबकी अपनी अपनी भाई टेरिटरी बनी हुई थी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े चलो। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वीडियो एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।